नमस्कार दोस्तों, जीएस लॉजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मिस्टर दीपक गुप्ता सर हैं, जिनका यूपी पीसीएस में 2024 में असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स, जिसे अब जीएसटी के नाम से जाना जाता है, उस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। सर, सबसे पहले आपका कांग्रेचुलेसन और बहुत बहुत बधाई सर। हमारे चैनल पर आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सर, सबसे पहले जर्नी को शुरू करते हैं कि आपका जन्म कहाँ से हुआ, उसके बाद आप कहाँ पर ब्रॉटअप हुए आप, उसके बाद स्कूलिंग कहाँ से हुई, थोड़ा ये बताइए। मेरा होम टाउन बांदा डिस्ट्रिक्ट है। बांदा डिस्ट्रिक्ट में बिसंडा एक टाउन है। मेरा जन्म वहीं हुआ। उसके बाद स्टार्टिंग जो एजुकेशन है क्लास 10 तक मैंने वहीं कंप्लीट की, टाउन में ही। फिर 11th से फिर मैं कानपुर में, फिर मैंने बेनज़ीर शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज है, 11th-12th वहाँ से कंप्लीट किया। फिर जेई मेंस मैंने प्रिपरेशन, जेई उस समय आईआईटी जेई IEEE होता था, तो उस पर मेरी रैंक आई। फिर मैंने मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, प्रयागराज में जो स्थित है, वहाँ से बीटेक कंप्लीट किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। फिर उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट हुआ, 2.5 years मैंने जॉब किया पैरेलली। फिर उस टाइम पे गेट करने का ऐसा नीड लगा, तो गेट की प्रिपरेशन की, फिर पीएसयू ज्वाइन की मैंने। सो अभी मैं तब से फिर पीएसयू में ही जॉब कर रहा हूँ, और फिर इस फील्ड में फिर आया मैं, और अभी इसमें मेरे चयन हुआ है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सा पीएसयू था आपका और उस पे कहाँ पर आप पोस्टेड थे और कैसा वर्क था। मैं कानपुर के पास पोस्टेड हूँ जी। एक थर्मल पावर प्लांट पीएसयू है, तो मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, तो वहीं पे था मैं, कानपुर के पास में, एनएवली उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सर, हम यह जानना चाहेंगे कि आपको इतना आगे बढ़ाने में आपकी फैमिली का क्या रोल रहा, उसके बाद फिर पेरेंट्स का क्या रोल रहा, या फिर आप मतलब होता है कि पूरा आपकी फैमिली किस प्रकार से सपोर्ट की जो आज आप यहाँ पर हैं। आज एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हैं आप, उसके बाद अब यूपी पीसीएस में भी आपका सिलेक्शन हुआ है सर, तो फैमिली का रोल हम जानना चाहेंगे सर। फैमिली का रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है जी सर। कि अगर मैं स्टार्टिंग से जाऊँ, इन द बिगनिंग, कि अर्ली एजुकेशन में जो मोरल एजुकेशन है वो घर पे माता जी से मिली, मम्मी से हमारी। तो एक पढ़ाई तो आदमी तभी करता है जब एक मेंटल आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि हाँ ये चीज़ें हैं, क्या करनी है, क्या गलत है, क्या सही, तो उसको आप सेग्रीगेट कर पाए जब स्टार्टिंग फेज में। और उसके बाद स्टार्टिंग फेज में फिर एक पुश मिल गया। उसके बाद फिर टीचर्स का भी योगदान रहा, टीचर्स ने फिर अच्छा गाइड किया जहाँ जहाँ पढ़े। तो 10th तक मतलब सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में पढ़े हुए छात्र हैं हम, तो मोरल एजुकेशन भी काफ़ी उसमें हेल्पफुल रही कि जो गलत है उसको हटा देना और जो सही है उसको फॉलो करना। फिर 11th-12th में भी एक डिसिप्लिन मुझे मिला बीएनएसडी शिक्षा निकेतन से। काफ़ी डिसिप्लिन स्कूल है, मैं हॉस्टल में रहता था 11th-12, तो वहाँ से मेरे फिर डिसिप्लिन डेवलप हुआ। फिर IIT-JEE की प्रिपरेशन में थोड़ा एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव हुई। तो फैमिली का रोल तो एक पुश देने में था, फिर सपोर्ट भी किया कि जो जो चीज़ें करनी थी उसमें किया, तो जिसकी वजह से आगे पहुंच पाए। और फिर मीन्स जैसे मैंने 24 का दिया, फिर मेरी शादी भी हो गई 23 में, तो फिर वाइफ का भी बहुत सपोर्ट रहा 24 में मेंस देने में। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सपोर्ट के बिना तो नहीं हो पाता है। मतलब प्रिपरेशन तो आप करते हो, बट सफलता तो पूरे परिवार की होती है और सहयोग पूरे परिवार का होता है। तो उसमें सहयोग रहा, मेरे भाइयों का भी काफ़ी सहयोग रहा, वो भी काफ़ी सपोर्ट किए। और मेरे दोस्त हैं मेरे, एक वही प्रिपरेशन साथ में करते थे, आकाश, तो उनके ही नोट्स मैंने पढ़े। वो भी प्रिपरेशन कर रहा, भी हुआ नहीं है, बट होपफुली हो जाएगा जी। तो दोस्तों का भी काफ़ी योगदान रहा, उसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि मैं आज हुआ हूँ। तो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट्स है, पेरेंट्स का, वाइफ का, ब्रदर्स का, फ्रेंड्स का, तो क्यूमुलेटिव एफर्ट्स का ही रिजल्ट है आज। तो सर, थोड़ा आपकी मैरिज के बारे में जानना चाहेंगे हम कि अरेंज मैरिज थी या फिर मैम आपको कैसे मिली। मैम इतने अच्छे स्वभाव की हैं, तो मैम आपको कैसे मिली, थोड़ा मैम पर बताइए। अरेंज मैरिज थी हम लोग की, तो वही जो अरेंज मैरिज का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस था। और बातचीत हुई, चीज़ें सही लगी, तो फिर प्रोसीड किया। फिर 6 Feb 23 में शादी हुई फिर, और अभी 5 महीने की बेटी भी है। कितना टफ हो जाता है सर जब एक फैमिली भी होती है आपके पास, उसके बाद फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं आप, वर्क कर भी रहे हैं, तो कितना टफ हो जाता है सर इन सभी इतनी बड़ी तैयारी करना अपने आप में।
और चैलेंज तो होता है टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज, पर टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक ओवरऑल मैनेजमेंट कि आपको सारे बॉक्सेस को टिक करना है। ये भी बॉक्स है, पढ़ाई का भी बॉक्स है, तो वो टिक करना चैलेंज तो है। बट थोड़ा आप अगर अपने आप को पुश करते हो और सपोर्ट मिल जाता है कि ठीक है चलो, मतलब प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मतलब एक समय में आप सारी चीजें नहीं कर सकते हो। सपोज आज फैमिली को टाइम देना है तो फैमिली को ही दे लो, फिर अगर एग्जाम करना है तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर लो कि अभी कुछ दिन बाकी चीज़ों पे होल्ड कर देते हैं, ये कर लेते हैं, मतलब कि अभी प्रायोरिटी ये एग्जाम है। सपोज मेरा प्री क्लियर हुआ था, फिर मेंस था, तो फिर 3-4 महीने के लिए जो इवेंट्स हैं उनको अटेंड करना बंद कर दिया। जब भी तो उसको प्रायोरिटाइज किया कि फैमिली इवेंट्स हैं, तो घर वालों ने सपोर्ट किया कि ठीक है अभी प्रिपरेशन चल रही है, चीज़ें होल्ड कर देते हैं, इवेंट्स नहीं करते हैं। तो इस तरह से, और जॉब के साथ फिर आप टाइम का मैनेजमेंट भी सीखने को मिलता है। जैसे आपके पास पूरा टाइम रहता है तो आप सोचते हो पढ़ लेंगे, थोड़ा वो एटीट्यूड आ जाता है, चलता है वाला एटीट्यूड, चलो अभी आज चला गया तो शाम अगले दिन कर लेंगे। पर जॉब के साथ पता है कि अगर आज गया तो कल फिर जॉब के बाद ही टाइम आएगा, तो फिर आप पुश करते हो, आप स्ट्रैटेजी अपनी डिवाइस करते हो। दूसरों की स्ट्रैटेजी जैसे जो फुल टाइम कर रहे हैं आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके पास तो टाइम है, तो वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये, बट आप थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी जॉब थी, तो एक्चुअली मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग की आदत है थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं पहली जॉब में कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो उस टाइम पे ऐसी कुछ सिचुएशंस हो गई घर में, मतलब अनहोनी बोल दें जो भी है, बड़े इवेंट्स हुए कुछ, तो जिसकी वजह से मुझे गेट में आना पड़ा। अदरवाइज मैं गेट की प्रिपरेशन में इतना इंटरेस्टेड नहीं था पीएसयू के लिए। तो उस बेसिस उस टाइम पे फिर मैंने रिवर्स किया, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, रादर देन की थ्योरी पढ़ें फिर क्वेश्चंस लगाएं, पहले क्वेश्चंस को देखें उस हिसाब से वही थ्योरी पढ़ी, तो उनको बेस बना के किया, तो वो मुझे हेल्प किया इस प्रिपरेशन में भी। तो फिर मैंने पीएसयू भी, जो गेट का एग्जाम है वो भी जॉब के साथ ही निकाला था। आई वॉज वर्किंग इन ए प्राइवेट कंपनी, वो भी गेट की प्रिपरेशन मैंने जॉब के साथ ही करी थी, जो भी 2-3 घंटे मिलते थे। तो वो मुझे हेल्प किया कि कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन आप बैठ गए और सिर्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप डायरेक्शन नहीं मिलेगी ना। डायरेक्शन लेस हो तो फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, ब्राउनियन मोशन, रैंडमनेस, तो आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। आप वर्क तो बहुत कर लोगे, नेट वर्क डन जीरो, तो वो नहीं होना चाहिए अगर हम, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। तो हम टाइम की बात कर रहे थे शायद हम ना, टाइम मैनेजमेंट की। तो फिर वही जॉब के साथ फिर मैंने जॉब के साथ फिर जो भी टाइम मिलता था तो पीवाईक्यू देख के किस तरह क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे क्वेश्चंस के हिसाब से फिर पढ़ाई स्टार्ट करी। बट कुछ चीज़ें लेकिन इस प्रोफेशन में स्टैंडर्ड हैं, वो करनी ही चाहिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं, कि उससे चीज़ें काफ़ी आइडिया लगता है। तो जो आप टॉपर्स का देखो, बट अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपनी नीड के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि देर आर, अगर 900 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो देर आर 900 ways to select in this exam to get selected. So it means सबका लो, सबका थोड़ा थोड़ा लो, जो आपके लिए वर्क कर रहा हो। आप जॉब में कर रहे हो तो आप उसके हिसाब से चीज़ें लो, आप फुल टाइम कर रहे हो तो आप उस हिसाब से चीज़ें लो और इम्प्रूव करो। आप फुल टाइम करो तो अच्छी बात है, आप सीधा ही पहले ही गो में एसडीएम लेके आ जाओ। फिर बस आप टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, और किया जा सकता है, क्योंकि मैंने किया है। बहुत ही बीच में ऐसी हार्ड सिचुएशन थी, सो समहाउ मैनेज किया। और ये सिचुएशन में इसलिए बता रहा हूँ कि टफ टाइम में भी आप अगर लगे रहते हो ना, आप करते रहते हो, तो चीजें हो जाती हैं। ऊपर वाला देख रहा होता है, उसको आपको रिवॉर्ड दे देता है कभी ना कभी। तो आप हार मत मानो, आप करते रहो, हो जाता है। सर मेरे मन में एक डाउट था कि आप पीएसयू में थे, इतनी अच्छी जॉब है, उसके बाद फिर रेपुटेशन भी है, उसमें भी आप वर्क का दायरा भी अच्छा है, तो आप सिविल सर्विस क्यों चुने सर, कि हमको सिविल सर्विस में जाना है या एसडीएम बनना है या फिर प्रशासनिक सेवा में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन करके सेवा करना है, क्यों सर? ये तो इंटरव्यू वाला सवाल हो गया, ऐसा सवाल इंटरव्यू में पूछा था। मेरा मन था, मतलब कॉलेज के टाइम से मेरा मन था, बट फैमिली सिचुएशंस अलाउ नहीं कर रही थी कि सपोर्ट करना था फैमिली को। तो फिर जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ, और उस टाइम पे मैंने जॉब ज्वाइन की थी, जो प्लेसमेंट हुआ था, कि थोड़ा देखेंगे कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे काम करता है, बाकी चीज़ें कैसे काम करती हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि किस फील्ड में जाना है। लेकिन मीन टाइम जब मैं प्राइवेट में था, तो जैसे मैंने पहले बोला, मेरे घर पे आग लग गई थी, माई होल हाउस वॉज बर्न्ड। सो उस टाइम पे फिर मुझे क्या करना है, मैंने हटा दिया उस टाइम के लिए। उस टाइम पे मैंने क्या जरूरत है, मैंने वो फॉलो किया। तो मुझे लगा यार, गेट एक ऐसा एग्जाम है जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, एक अच्छे
पे स्केल में आगे बढ़ने के लिए, जिससे मैं सपोर्ट कर पाऊंगा फैमिली को। उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए था, मैंने साइड कर दिया था, तो इसलिए गेट की प्रिपरेशन की। जब चीज़ें थोड़ा सेटल डाउन हुई, कूल डाउन हुई, तब फिर मैंने लगा कि ये अच्छा, अब इतना टाइम हो गया, अब तो क्या क्या चीज़ें मेरे पास ऑप्शंस और ओपन है कि सिविल सर्विसेज में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कहाँ क्या अच्छा लग रहा है। तो तो तब मुझे रियलाइज़ किया कि नहीं नहीं यार, इसको करके देखते हैं। तो फिर इसको किया और प्रिपरेशन की, थोड़ा राइट स्ट्रैटेजी के साथ, तो इसमें फिर सिलेक्शन हो गया। सर आपकी हॉबी क्या है, और यहाँ पर कुछ भरे हों या फिर? मतलब हॉबी मुझसे रियल इंटरव्यू में पूछा गया था, तो मेरी हॉबी तो शायरी सुनना है, तो रिसाइट भी करता हूँ शायरी वगैरह, जो सुनता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ। तो इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था तो बोला भी था, सुना दो, तो वही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सर जब हमसे आयोग के बाहर मिले थे तो वहाँ पर भी इंटरव्यू दिए थे, तो हमको एक शायरी सुनाए थे। तो आज हम सर से दूसरी शायरी सुनने का प्रयास करेंगे। और सर बहुत बड़े, मतलब कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से अच्छे शायर हैं। तो सर कुछ हो जाए जो अच्छा हो, या फिर मैम के लिए भी कुछ सुनाना चाहें तो हमारी तरफ से, या फिर? जी सर। हाँ, शायरियाँ तो बहुत हैं, तो जो वहाँ पे सुनाई थी तो वो मैं आपको सुना ही चुका हूँ। और मैम के लिए भी एक शायरी पहले सुना देता हूँ कि अहमद फराज जी की एक शायरी है कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है दिन में तितलियां उसे सताती हैं, रात में जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से सगा, तो चलो हम भी अपने मौजे हुनर के देखते हैं। ये अहमद फराज जी की शायरी है। सर कुछ और हो जाए, कुछ लाइनें और हो जाएं जो आपको अच्छी लगती हों, जो आप सुनाना चाहें हमारे एस्पिरेंट्स को? कुछ लाइंस जो मैं याद कर पा रहा हूँ कि जैसे एक शुभम श्याम है, उनकी एक कविता थी कि मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना, लेकिन लो मान लिया कि कांप गया है पूर्ण बदन अंतर मन से, फिर भी मैं अपनी आंखों से अंगारे नथनों से तूफा लाऊंगा। मैं गिर गिर कर इस मिट्टी पर हर रोज खड़ा हो जाऊंगा। मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। वो शायरी ये काफी मोटिवेटिंग है, जब आप टफ टाइम से गुजरते हो तो एक थोड़ा ऊर्जा वीर रस की कविता है। तो ये एक कविता है जो मैंने आपको, और भी तो मुझे बहुत पसंद है। और सर एक दो और हो जाए। और ये एक है, जैसे जब आप कुछ भी कर रहे होते तो लोग आसपास के लोग रोकते हैं आपको ना, कि नहीं ये मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसमें कुछ लाइन है, मेरी नहीं है, मैं पढ़ता हूँ तो वही गुनगुनाता हूँ, मुझे राइटर कभी कभी याद नहीं रहता, कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, लेकिन आपको यही कहना है कि कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिन लम्हों में जिंदा हो वो लम्हे तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा, आप अपना बेस्ट दो। ये प्रिपरेशन में भी ये स्ट्रैटेजी, आप जो लोग बोले आप अपना बेस्ट दो, आप अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड रहो, रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। समटाइम्स नहीं आएगा, आपको हार नहीं माननी है, फिर उठना है, फिर बढ़ना है। तो आप ऐसे करते रहोगे, चीजें मुझे लगता है हो जाती है करते हैं। हमारा फाइनल क्वेश्चन रहेगा सर कि आप अब प्रशासनिक सेवा में आ चुके हैं, तो कौन कौन से वो सपने हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, चाहे जनता के लिए हो, चाहे अपने लिए हो, या मैम के लिए हो, किसी के लिए भी हो, जो व्यू या जो विजन लेकर आप आए थे उसको थोड़ा सा शेयर करिए। जैसे मेरा तो जो सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स में हुआ है, तो इस जॉब के बारे में अभी मुझे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है नहीं, तो मुझे अभी देखना है कि कितनी पब्लिक डीलिंग है, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट अभी मैंने 25 का भी मेंस दिया है, तो मेरी कोशिश है कि एसडीएम में मिले, सो दैट कि क्योंकि उसमें ज़्यादा एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों के साथ इंटरेक्शन की, क्योंकि ये थोड़ा एक सेक्टर स्पेसिफिक फील्ड है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस इन वर्क है। बट जब वो मिलेगा तो आई थिंक मैं उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, क्योंकि आप बहुत लोगों से, डिफरेंट स्टेटा के लोगों से मिलते हो, तो आप अच्छा पॉजिटिव चेंज अगर चाहो तो ला सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो 25 का इमेज दिया है एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। सो थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतना बढ़िया विचार आप हमारे साथ शेयर किए सर। और हम ये चाहेंगे कि आप 25 वाले एग्जाम में हमारे सर टॉप 5 में आए, एसडीएम वाली रैंक में, और अगेन हमको एक इंटरव्यू करने का मौका मिले हमारे सर का, और सर फिर से स्टूडियो में अगेन आए और हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।